नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज हम बात करेंगे कि ये जो खानदान आधारित पार्टियां हैं, खास तौर से इनका पतन क्यों हो रहा है, इनका बिखराव क्यों हो रहा है, ये टूट क्यों रही हैं और ये स्थितियां परिस्थितियां अब क्यों निर्मित हो रही हैं। क्या हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं और जो मैकेनिज्म है वो फिर से मजबूत हो रहा है, या जो खानदान आधारित पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, वो इन लोगों से कहीं बेहतर डिलीवर करके दिखा रही है। और जहां निचले स्तर से एक कार्यकर्ता जो दरी बिछाने वाला है, जो पोस्टर लगाने वाला है, जो नीचे से संघर्ष करके ऊपर तक आता है, उसके लिए भी अब लोग देख रहे हैं कि गुंजाइश रहती है कि वो सर्वोच्च पदों पर भी बैठ सकते हैं। तो ऐसी पार्टी के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, और जो जहां पर केवल परिवारवाद है, वंशवाद है, विरासत की राजनीति है, और जहां पर सिर्फ और सिर्फ तानाशाही चलती है, बाकी सब कार्यकर्ता और वो राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं, और अगर कोई सवाल उठा दे तो उनको बड़ा नागवार गुजरता है। तो ऐसे में क्या अब लोगों में इतनी जागृति आ गई है पॉलिटिकल पार्टियों में, या इसके कुछ दूसरे कारण हैं? ये समझने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट। तो वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। आज अमित शाह थे महाराष्ट्र में, और जी। उन्होंने वहां जो कुछ कहा, मैं जरा सुनवा देता हूं, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। के अध्यक्ष उन्होंने सीधे सीधे शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे, तकनीकी रूप से भी चूंकि वो चुनाव आयोग में और सुप्रीम कोर्ट में जीत ही चुके हैं, और दोनों संस्थाओं ने, चुनाव आयोग ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी, ये मान लिया है कि वही शिवसेना के अध्यक्ष हैं, वही शिवसेना के प्रमुख हैं, तो उन्हीं को सिंबल भी दे दिया गया था। लेकिन उनका इशारा इस तरफ था कि महाराष्ट्र में अभी 9 में से 6 एमपी फिर टूट गए हैं उद्धव ठाकरे से। ये नियति बन गई है क्या इन दलों की, या ये अभी भी पुराने झटकों से कोई सबक नहीं सीखने को तैयार हैं? आपने अपने इंट्रो में पहला वाक्य क्या कहा था, जो दोहराइए उसको। ये क्या हो रहा है? क्षेत्रीय पार्टियों, यही कहा था ना आपने? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 1 फरवरी 1986 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खुला। 1990 को कार सेवा हुई, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। 30 अक्टूबर 1990 और 1 नवंबर 1990 को फायरिंग हुई और बड़ी संख्या में कार सेवकों की हत्या हुई, मारे गए। और 6 दिसंबर 92 को बीजेपी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और बाबरी मस्जिद का ढांचा ध्वस्त ध्वस्त कर दिया गया 1992 में। उसके बाद 27 साल मुकदमा चला। उसके बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुकदमा आया, का फैसला आया 2010 को, 18 साल बाद। और 9 साल बाद 9 नवंबर 2019 को फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का। और अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मंदिर का शिलान्यास किया। 22 जनवरी 2024 को प्राइम मिनिस्टर ने उस मंदिर का उद्घाटन किया, और पिछले वर्ष नवंबर में उस मंदिर का ध्वजारोहण हो गया, यानी मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो गई। और इस साल 1 फरवरी 86 को इस घटना 1 फरवरी 2026 को इस घटना के 40 साल पूरे हो गए। यानी बाबरी मस्जिद का ताला खुलने से मंदिर निर्माण तक के 40 साल पूरे हो गए, 41वां साल चल रहा है।
इन 40 साल के दौर में कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ। 1989 में कांग्रेस हारी 1989 में, और उसके बाद से लगातार 2024 को मिला करके 10 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। लगातार 10 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला है, और इस बीच में 18 साल बीजेपी की सरकार रह चुकी है। 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर रहे 98 से लेकर 2004 तक, और 12 साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पूरे हो चुके हैं तीसरे कार्यकाल के। तो 40 सालों में इतना परिवर्तन आ गया कि एक राष्ट्रीय पार्टी की विदाई हो गई, और वो झूठ फैला करके 2024 में 99 सीट पे आ गई। और झूठ क्या फैलाया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। और 2 बार बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला। तीसरी बार उसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, वो 240 पे अटक गई। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस 440 वाली है। ये आप देख रहे हैं। जो 2024 अक्टूबर में हरियाणा से विधानसभा चुनाव का सिलसिला शुरू हुआ। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, बंगाल और असम, हर जगह बीजेपी ने सरकार बनाई। सबसे बड़ा भूचाल आया बंगाल में। तो मेरा ये कहना है कि इन 40 सालों में क्षेत्रीय पार्टियों ने क्या सीखा, और भारत की राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियों का ये स्वर्णिम दौर था। ये एक गोल्डन पीरियड था। अगस्त 1990 में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग के लागू करने की घोषणा हुई, और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया। दिसंबर 1982 में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग की संवैधानिक वैधता को सही ठहराया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया, और पूरे देश में 93 में केंद्रीय सेवाओं में, राज्य सरकार की सेवाओं में, शिक्षण संस्थाओं में मंडल आयोग लागू हो गया। और यूपी और बिहार में मंडल के नाम पर मुलायम सिंह यादव और लालू यादव की राजनीति खूब फली फूली, और इसने और इन लोगों ने सब कुछ कमाया, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं क्या-क्या कमाया। नाम कमाया, यश कमाया, अपयश कमाया, पैसा कमाया, इट्स ऑल टू वेल नोन। और और ये लोग, और ये लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, इवन महाराष्ट्र में ये लोग इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे कि हमारा दलित पिछड़ा मुस्लिम अलायंस जो है, हमको अनंत काल तक सत्ता में रखेगा। इनको लगता था कि इनके हाथ में मंडल आयोग के नाम पर और जाति की घृणा फैलाने वाली राजनीति के नाम पर इनके हाथ में द्रौपदी का अक्षय पात्र आ गया है, और उस अक्षय पात्र में हमेशा सत्ता बनी रहेगी। ये मानते थे ना। 2003 में लालू यादव ने पटना में रैली की, तेल पिलावन लाठू घुमावन रैली, कि हम लाठी को तेल पिलाएँगे और लाठी घुमाएँगे। मुलायम सिंह यादव बोलते थे कि मुसलमानों तुम मत घबराना, आहिर की लाठी तुम्हारी रक्षा करेगी। जब मंडल लागू हुआ तो मुलायम सिंह बोलते थे कि अब मंडल लागू हो गया है, और डीएम, सीएम, पीएम तीनों अपने होंगे, और भीड़ में हिस्टीरिया होता था। तो ये जो शॉर्ट टर्म मुद्दों पे इन्होंने राजनीति की, कभी इन्होंने किसी आइडियोलॉजी पे, किसी वि अ, विचारधारा एक ऐसा ग्लू होता है, जो पार्टियों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, संगठनों को जोड़े रखता है। पार्टियां जो है, कोई जो है, दे आर नॉट अ कॉर्पोरेट एंटिटी। वो कोई कंपनियां नहीं होती जहाँ पे कार्यकर्ता, नेता शेयर होल्डर होते हैं। वो एक विचारधारा के आधार पर जुड़ते हैं, एक आकांक्षा के आधार पर जुड़ते हैं। तो और उस विचार को आपको लगातार पॉलिश करना पड़ता है, अपने को आपको लगातार रीइन्वेंट करना पड़ता है, ताकि आप जनता की आकांक्षा, जनता की नब्ज़ को से लगातार आप जुड़े रहें। दैट इज़ यू मस्ट हैव योर ईयर ऑन द ग्राउंड। आपको धरातल पे क्या हो रहा है, इसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो कभी इन क्षेत्रीय पार्टियों ने अपने संगठन को, पार्टी में सेकेंड डिफेंस को, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप को कुछ नहीं बनाया। केवल जो है 1 से लेके 1000 तक नेता एक रहता था। लालू यादव, और ये पार्टियों के नेता नहीं थे, ये पार्टी बन गए थे। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, और ये शरद पवार, और ये उद्धव ठाकरे, या उनके पिताजी बाल ठाकरे, ये मालिक बन गए थे। ममता बनर्जी, ये सब पार्टी की मालिक थी, और ये पार्टियां नहीं थी, ये राजतंत्र था, ये मोनार्कीज़ थी। तो इनका ये हश्र होना ही था। और 2014 में नरेंद्र मोदी ने जब नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, तभी ये बात साफ हो गई थी कि भारत में अब जाति आधारित जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, जहां आपने एक नारा दिया, पिछड़े भाइयों एक हो जाओ, अब की बार मुकाबला 85-15 का है, अब की बार मुकाबला 90-10 का है, और लोग इकट्ठा हो गए, आपने जम के लूटा,
और आपने जो है जम के मुसलमानों का तुष्टीकरण किया और हिंदुओं को जाति आधार पे बांटे रखा। आपने अपना विनिंग कॉम्बिनेशन बनाए रखा कि बस 30% 32% वोट मिल जाए, सरकार हमारी बन जाए। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी अपने बल पर, अपने स्पष्ट बहुमत पर 2012 में। अखिलेश यादव को वोट कितना मिला? 29.1%। बहुजन समाज पार्टी की सरकार अपने बल पर बनी पहली बार 2007 में। वोट कितना मिला? 30%। बीजेपी पहुंच गई है 49% पे यूपी में। बंगाल में 48% पहुंच गई है, 46 पहुंच गई है। तो ये जो 46% वोट आया, ये संगठन के लोगों ने जो सालों अपने जो धरातल पे जनता के बीच में रह करके पसीना बहाया। अब आप बताइए, समाजवादी पार्टी की, राष्ट्रीय जनता दल की, शरद पवार की पार्टी की और तृणमूल कांग्रेस की वैचारिक पहचान क्या है? इनकी आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पार्टी नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उससे निकली है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट पहचान है कि दिस पार्टी स्टैंड्स फॉर इंडियाज डीकोलोनाइजेशन। भारत को औपनिवेशिक दासता से मुक्ति दिलाना है, अपनी विरासत को वापस लेना है। उसमें काशी है, मथुरा है, अयोध्या है, हरिहर नाथ मंदिर संभल का है और ऐसे 40,000 मंदिर हैं। अभी भोजशाला मंदिर धार में वापस मिला हिंदुओं को, जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मिला। तो ये तो बीजेपी जहां-जहां क्लेम करेंगे, जहां-जहां मुकदमे हाँ, लड़ेंगे, वहां तो मैं जीत कह रहा हूँ कि मिलेगी ही। बीजेपी की एक वैचारिक पहचान है कि और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, उसके पहले तमाम नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने, अटल जी ने, अडवाणी जी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख नेताओं ने हमेशा एक बात को दोहराया है, राष्ट्र प्रथम है। लेकिन मोदी जी ने लगातार कहा है कि परिवार ही हमारी पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टियों में क्या है? पहले परिवार प्रथम है, राष्ट्रवाद से बाद में आएगा। और और पार्ट और उ उनका परिवार ही पार्टी है और बीजेपी में क्या है? पार्टी परिवार है। तो और आपको याद होगा पीएम मोदी ने कहा था 3 साल पहले कि हम अपनी पार्टी में ऐसे 1 लाख लोगों को आगे लाएँ, जिनके परिवार का कोई व्यक्ति कभी राजनीति में रहा ही नहीं, जिनका परिवार का कभी कोई संबंध नहीं रहा पॉलिटिक्स से, ऐसे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाएँ। और सबसे बड़ा प्रमाण इस बात का ये है कि नरेंद्र मोदी एक दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता आज प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है। आपको याद होगा पिछले वर्ष नवंबर में 2025 में दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ट्वीट किया था और उसमें दिखाया था कि यूपी की गवर्नर जो वर्तमान है आनंदीबेन पटेल और लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पे बैठे हुए हैं हैदराबाद की एक किसी राजनीतिक कार्यक्रम में और नरेंद्र मोदी उन्हीं के सामने दरी पे बैठे हुए हैं। याद है आपको? अभी आया था लास्ट ईयर नवंबर अक्टूबर में और खुद दिग्विजय सिंह ने कहा था और उसके बाद कांग्रेस में बहुत चर्चा छिड़ी थी। तो ये फ़र्क होता है नहीं, मेरे और पास तो इनके राष्ट्रीय कई किस्से हैं साहब। मैं चूंकि रोहतक में हाँ, रहा, हरिभूमि का संपादक, तो वहां हाँ, इनका एक रसोइया था बीजेपी का। हाँ, नरेंद्र मोदी उन दिनों हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के राष्ट्रीय सचिव प्रभारी थे। रात्रि में करीब 11 बजे वो कहीं से दौरा करके रोहतक पहुंचे और उसका संभवतः दीपक नाम था, नेपाली मूल का युवक है वो। उससे पूछा कि दीपक कुछ खाने को है क्या? तो उसने कहा कि साहब 2 रोटी पड़ी हैं, चाय बनाने का सामान है, लेकिन सब्जी कोई नहीं है। तो हुँ, उन्होंने जो अचार के डब्बे थे, वो खुलवाए तो वो भी अचार भी खत्म था। उसमें कुछ अच्छा, मसाला चिपका हुआ था। तो वो मसाला निकाला, उन्होंने कहा कि हो गया काम। और जो 2 रोटी बनी हुई थी, चाय के साथ वो अपना उन्होंने खाई और उसके बाद चादर हुँ, लेकर के लंबलेट हो गए, सो गए। सो तो गए, जिसका हाँ। इतना सिंपल जीवन रहा हो, जिसके कभी कोई नखरे ही नहीं रहे रहे हों, तो उसकी क्या होड़ करेंगे ये चांदी की चम्मच मुँह में लेकर के पैदा होने वाले। नहीं, अब आपको जनता के सामने स्पष्ट रूप से अपनी जो आपका देश को लेकर के विज़न है, ये बात आपको सामने रखनी होगी। 2014 के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की, स्वच्छता की और शौचालय की। पूरे देश में कितना उ उ उ उसका उपहास किया गया।
आज 12 साल के बाद मैं केवल लखनऊ की बात करता हूँ। अगर ये सैनिटेशन का कार्यक्रम नहीं चलाया गया होता, तो लखनऊ शहर आज रहने योग्य नहीं होता। लखनऊ में जिस तरीके से नगर निगम और अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 100% काम हो रहा है, लेकिन अ, पहले से बहुत 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 बेहतर हो रहा है। कभी भी भारत ऐसे देश में किसी भी कार्यक्रम को आप लेकर के ये नहीं कह सकते कि हमारी हमारी उपलब्धि 100% हो गई। आपने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ किया जाना बाकी है। 1200 ट्रक लखनऊ नगर निगम के जो कि बैटरी वाले हैं, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कूड़ा उठाते हैं। और उसके और मेरा मानना है कि सैनिटेशन अगर नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर है प्रोफेसर शमिका रवि। उन्होंने सैनिटेशन के इम्पैक्ट के ऊपर एक स्टडी की है। अक्टूबर 2013 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं थे, तब आउटलुक मैगज़ीन ने स्टोरी की थी कि हमारे यहाँ जो इनसैनिटेशन है, जो गंदगी है, इसकी साल में कम से कम जो कॉस्ट आती है इकोनॉमी को, वो 4 लाख करोड़ रुपए है। और आज ये हम कह सकते हैं कि भारत का ओवरवेलमिंगली ओवरवेलमिंग हिस्सा ओपन डेफेकेशन फ्री हो गया है। अब लोग सुबह आपको रेलवे लाइन पे बैठे हुए नहीं मिलते। ये फ़र्क आया है ना? ये आम आदमी के जीवन की बात थी जो व्हिच कंसर्न्स एवरीबॉडी जिसके पास एक फ्लश लैट्रिन के टॉयलेट को एक्सेस नहीं है। ज़रा सोचिए आपके गाज़ियाबाद में, दिल्ली में, एनसीआर में लाखों लोग हैं जिनके पास अभी भी वो झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं। उनके पास जो है अभी टैप रनिंग वाटर नहीं है। अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। हर घर, हर जल योजना चली ना, उस योजना में यूपी में शिकायतें भी आई, ठीक है शिकायतें आएँगी, लेकिन अचीवमेंट इज़ ओवर 90%, डिलीवरी इज़ ओवर 90%। अगर 10,000 टंकियाँ बनी हैं, तो ठीक है 1-2 गिर भी गई हैं, ऐसा हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ होगा। हम भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं करते। सरकार से हमारी शिकायत ये है कि जिस संस्था को आपने इस योजना को लागू करने का दायित्व सौंपा, क्या उस संस्था में जो आवश्यक रिफॉर्म होने चाहिए थे, जवाबदेही के और ट्रांसपेरेंसी के, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के, वो नहीं किए गए। और आपने उसी भ्रष्ट संस्था को काम दे दिया, जो पिछले 5 दशक से 6 दशक से इस काम को कर रही थी। उस संस्था में कोई ऑर्गेनाइजेशन चेंज आपने नहीं किया, कोई जवाबदेही का सिद्धांत लागू नहीं किया, इसलिए ऐसा हो रहा है। सरकार को, मंत्री को आलोचना कर देने से, गाली देने से समस्या का समाधान नहीं होता है। समस्या का जब आप होलिस्टिक व्यू रखेंगे, तभी आप सही एक एक निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। वरना अपोज़िशन का तो हर मामले में गाली देने से समस्या का समाधान हो गया। वो रोज़ अगर पीएम मोदी इस्तीफ़ा देते रहें, तो क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? समस्या का समाधान ये नहीं है कि मोदी जी इस्तीफ़ा दे दें, राहुल गांधी पीएम हो जाएँ। राहुल गांधी और मोदी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है इस देश के 140 करोड़ लोग। तो कुल मिलाकर आपको के ऐसा ये नहीं सब लगता? लोगों का मैं आपको यूपी की एक और उदाहरण देता हूँ। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के 30 साल पहले से गोरखपुर में एन्सेफेलाइटिस की समस्या थी। लाखों बच्चे मर गए। 70 के दशक से लेके 2017 तक मैंने कभी किसी मुख्यमंत्री को गोरखपुर और पूर्वांचल के 25 जिलों में एन्सेफेलाइटिस की समस्या से मैंने दुखी, ग्रस्त, परेशान मैंने नहीं देखा। लेकिन योगी जी के मुख्यमंत्री बने अब 9 साल पूरे हो चुके, 10वां साल चल रहा है। पिछले 8-9 सालों से आपने गोरखपुर में जो दिमागी बुखार है या एन्सेफेलाइटिस से मौतों के बारे में सुना क्या? ये समस्या का समूल नाश हो गया और इसका लाभ यूपी को भी हुआ, बिहार को भी हुआ और कुछ सीमावर्ती जिले नेपाल के उनको भी हुआ। और इसके शिकार कौन लोग होते थे? जो सबसे गरीब होते थे, सबसे असहाय होते थे। और अगर अब समाजवादी पार्टी तो जाति की बात करेगी, तो वो सारे बच्चे दलित और पिछड़े वर्ग के होते थे और गरीब मुसलमानों के बच्चे होते थे। ये क्या और इसको योगी जी ने ज़रूर एक आध बार कहा है, लेकिन क्या कभी आपने सुना कि इसको किसी जो अपोज़िशन के आदमी ने कहा हो, कि नेता ने कहा हो कि हाँ, ये सरकार का नेक काम है? तो इस तरीके से आप जनता के दिल में राज करते हैं, इस तरीके से आप जनता के मन में जगह बनाते हैं, काम करने से। आप मुझे बताइए समाजवादी पार्टी का क्या एजेंडा है? हम गरीबों की पार्टी हैं। अरे गरीब क्या वो हमेशा गरीब ही बने रहेंगे?
नरेंद्र मोदी के 12 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आए हैं। ये इसलिए आए हैं कि सरकार ने 48 लाख करोड़ रुपया पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने उन लोगों के खाते में सीधा भेजा। भट्ट मुद्रा साहब। लोन योजना में फिर जी जी। एक आइडिया और एक आंकड़ा और दे दूं, मुद्रा लोन योजना में 58 करोड़ लोगों को लोन दिया गया, 40 लाख करोड़ रुपए का लोन का डिसबर्समेंट हुआ। तो लोगों के तो यहाँ मुद्दा क्या है? बेरोजगारी है। अरे 58 करोड़ लोगों ने एक आदमी को तो रोजगार दिया होगा, 5 ना माने। तो ये सब चीजें हैं जिनसे आप जनता से जुड़ते हैं। आप मुझे बताइए शरद पवार का विजन क्या है? ममता बनर्जी का विजन क्या है? ममता बनर्जी बोली आयुष्मान भारत योजना हम बंगाल में लागू नहीं होने देगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 50,000 करोड़ रुपए का क्लेम डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये मेडिकल इंश्योरेंस योजना जो केंद्र सरकार की है आयुष्मान भारत, इससे आप जनता से जुड़ते हैं। अभी पीएम ने परसों कहा है फ्रांस में कि जितने कुल मकान फ्रांस में हैं, उतने मकान केंद्र सरकार मुफ्त में बनवाकर जनता को दे चुकी है। 4 करोड़ लोगों को आपने दिया, 14 करोड़ लोगों को आपने एलपीजी कनेक्शन दिया। जनता से जुड़े ना आप, जनता के बीच में गए ना। आपके पास एक स्पष्ट रोड मैप था, एक स्पष्ट एक इकोनॉमिक मॉडल था कि इस मॉडल के जरिए हम जनता का कल्याण कर सकते हैं, प्लस हमारा भी कल्याण होगा। जनता हमसे जुड़ेगी, हमको वोट देगी। यानी परफॉर्मेंस के बेस पे अब जनता आकलन करेगी किसको वोट देना है। इसीलिए अब भारत के जो बड़े-बड़े कॉलमिस्ट विद्वान हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, अब वो चर्चा करने लगे हैं कि भारत में एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी रुझान की बात अब पुरानी पड़ने लगी है। अब मतदाता गवर्नमेंट को री-इलेक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? ये पैसे बाँटने से नहीं हो रहा है। ये सरकार के विज्ञापन के बल पे नहीं हो रहा है कि अखबारों में और टीवी चैनल में हमेशा किसी प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का चेहरा दिखता है। साथ में डिलीवरी भी हो रही है। लोगों के जीवन के स्तर में सुधार आ रहा है, इसलिए हो रहा है। अब आप यहाँ तुलना करिए क्षेत्रीय पार्टियों की, वो कहाँ हैं, वो क्या हैं, उनका इकोनॉमिक मॉडल क्या है, उनका विज़न क्या है, उनका लॉन्ग टर्म विज़न क्या है और वो समाज के ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के बारे में वो क्या सोचते हैं? किसी एक नेता का बयान मुझे बता दीजिए आप, अखिलेश यादव का, मायावती जी का या ममता बनर्जी का, शरद पवार का, उद्धव ठाकरे का, किसी का बता दीजिए मुझे आप एक। ये बताइए, ये क्षेत्रीय दल क्यों पनपे थे? क्योंकि ये एक धारणा है कि जो राष्ट्रीय दल है, खास तौर से कांग्रेस पार्टी, उस समय भारतीय जनता पार्टी तो उतनी प्रभावी थी नहीं जब क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव हुआ अलग-अलग स्टेट में। तो जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी, उनको कांग्रेस ने अनदेखा किया, तो क्षेत्रीय दल खड़े हो गए। कोई सामाजिक न्याय के नाम पर खड़ा हो गया, कोई कांग्रेस से ही टूट करके अलग पार्टी, और वैसा ही जैसा रवैया कांग्रेस का था वैसा ही इन दलों का भी हो गया। कोई अलग से सिद्धांत नहीं, नीतियां नहीं, कार्यक्रम नहीं, कुछ नहीं, पर केवल क्षेत्रवाद का झंडा बुलंद किया और वोट हासिल करके सत्ता में आए। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने लूट तंत्र कायम किया है, उसकी उसके कारण आप नहीं समझते कि ये अब पूरी तरीके से लोगों के दिलो-दिमाग ही नहीं, निगाहों से भी गिरे हैं? क्योंकि इन्होंने लूट लूट मचाई है। देखिए जिस समस्या के विरोध में कांग्रेस से अलग होकर के लोगों ने पार्टी बनाई, वो आगे बढ़कर वो स्वयं वही समस्या बन गए। उ उन सबका तर्क था कि हम जो है यहाँ पर टॉप के पद पर आरक्षण है। कांग्रेस में नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के अलावा कोई नेता नहीं बन सकता। ममता बनर्जी कांग्रेस से निकली, शरद पवार कांग्रेस से निकले और जिस समस्या के कारण इन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, वो स्वयं वही समस्या बन गए। और उन्होंने कहा कि अब ये पार्टी हमारी ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हमारी जागीर है, हमारा राजतंत्र है, हम इसके राजा हैं, हम मोनार्क हैं। यही इन्होंने किया ना। ममता बनर्जी ने क्या किया? आखिरकार क्या कारण है कि पश्चिम बंगाल में 15 साल तक शासन करने के बाद 4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित हुआ और
तृणमूल कांग्रेस 15 दिन में बिखर गई। क्यों हुआ ऐसा? 80 विधायक आपके चुन के आए थे, 60 ने आपको छोड़ दिया। आपके और आपके जो है 28-29 एमपी हैं, 20 ने आपको छोड़ दिया। राज्यसभा में आपके 4 एमपी ने इस्तीफा दे दिया। ये क्यों हुआ? और इसका उत्तर देने के बजाय अभी भी विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी को हरवाया गया। ममता बनर्जी हारी एसआईआर की वजह से, ममता बनर्जी हारी सीआरपीएफ की वजह से, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इस समय सबसे लोकप्रिय वर्ड है डीजे। डीजे माने डिमा और जूता, डिमा माने अंडा, अंडा और जूता चल रहा है वहां पर, हर जिले में चल रहा है। और जनता के रोष से बचने के लिए, जनता के द्वारा फेंके गए सड़े अंडों से बचने के लिए ही तो इन्होंने जो है 60 विधायक जो अलग हो गए तृणमूल कांग्रेस से कि अब जनता हमको अंडे नहीं मारेगी। ये बात मानने को तैयार नहीं है। तो अब मूल बात ये है कि अब जो क्षेत्रीय पार्टियों का परिवार आधारित जो पॉलिटिकल मॉडल था और जो केवल जाति के आधार पर समाज को बांट करके सांप्रदायिक आधार पर बस कि जाति और मुसलमान के नाम से जो राजनीति कर रहे थे, ये मॉडल अब ध्वस्त हो चुका है। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों ने ये मुसलमान वोट बैंक होता है और ये सत्ता में पहुंचाने की गारंटी है, इस धारणा को सदैव के लिए पाताल लोक में दफन कर दिया है। ये कहा जाता था कि पश्चिम बंगाल में तो 30% मुस्लिम आबादी है, कुछ लोग इससे भी अधिक बताते थे। उसके बावजूद बीजेपी की 208 सीटें आईं और जबकि सारे ईमानदार जो प्रेक्षक हैं, जो ऑब्जर्वर हैं, उनका कहना है कि अगर वास्तव में फ्री एंड फेयर चुनाव होता, तो बीजेपी का वोट शेयर 60% से कम नहीं होता और ममता बनर्जी 10 सीट पे सिमट गई होती। ये क्यों हुआ? इसका जवाब तो अभी भी जो है आप अपनी जो समस्या आपके अपने घर में है, समस्या इलेक्शन कमीशन नहीं है, समस्या भारतीय जनता पार्टी नहीं है, समस्या प्राइम मिनिस्टर मोदी, गृह मंत्री अमित शाह नहीं है। वो जो पुराना किसी शायर ने कहा है ना, दाग मेरे चेहरे पे था, उम्र भर में आईना साफ करता रहा। तो आईना मत साफ कीजिए, अपना चेहरा साफ कीजिए। ये समस्या वापस है, जरा लेकिन ये वापस बात कोई सुनना नहीं जरा चाहता। लौटते हैं भट्ट साहब, वापस जरा उसी पहली खबर पर लौटते हैं। बाल ठाकरे की पार्टी उन्होंने बनाई खून पसीने से, एक विचारधारा थी, कुछ सिद्धांत थे। 2019 में उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने उनके विचारों, श्रद्धा, जो उनके सिद्धांत थे, उन सबको तिलांजलि दे दी। दो ऐसे लोगों, पार्टियों की गोद में जाकर के बैठ गए मुख्यमंत्री बनने के लिए, जिनका जीवन पर्यंत बाला साहब ठाकरे विरोध करते रहे। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी और शरद पवार। और फिर 2.5 साल के बाद जो हुआ वो सबके सामने था। और वो इसलिए हुआ कि 2019 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी, जो 25 साल से उनके गठबंधन में थी शिवसेना के, उसको डिच किया। बल्कि बीजेपी को डिच नहीं किया। जो महाराष्ट्र की जनता ने जनादेश दिया था निरंतरता में, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनने के लिए, इन्होंने जनादेश को भी डिच किया। उसका नतीजा हम देख रहे हैं। उसके 2.5 साल बाद इनकी सरकार गिरी, इनकी पार्टी टूटी, 40 एमएलए और 18 एमपी टूटे, सिंबल भी गया, कुर्सी भी छीनी मुख्यमंत्री की, और पार्टी भी इनके हाथ से निकल गई। और अब दूसरी बार इनकी पार्टी के 9 में से 6 सांसद टूट करके एकनाथ शिंदे की तरफ चले गए। अमित शाह ने जिस व्यंग के लहजे में उन पर टिप्पणी की है, वो अपने आप में देखने लायक है। मैं एक बार दर्शकों को अमित शाह का वो वीडियो, मेरे पास आ गया है, वो सुनवा देता हूं। और महाराष्ट्र के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है।
देखिए, जिन्होंने बीजेपी की टॉप लीडरशिप के बारे में बहुत अपमानजनक बातें कही और इसका श्रेय उद्धव ठाकरे को भी है और संजय राउत जैसे बड़बोले व्यक्ति के को भी जाता है कि उन्होंने कोई मर्यादा रखी नहीं, कोई गरिमा सीमा रखी नहीं। इसी तरीके से हम देखते थे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी कितने एरोगेंटली, चाहे सदनों के भीतर चाहे सदनों के बाहर। अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र एक दिन का इसीलिए बुलाते थे कि उनको मोदी जी को गाली देनी है, उनको कायर और मनोरोगी बताना है। इनका हश्र क्या हुआ है? और जो राहुल गांधी अमित शाह और नरेंद्र मोदी को गद्दार बताते हैं खड़े होकर के, तो ऐसे लोगों का मतदाताओं ने क्या इलाज बांध दिया है? ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों में जो कुछ हो रहा है वो हमारे और आपके सामने है। देखिए, बहुत पुरानी कहावत है, थोथा चना बाजे घना। जब आपके पास कोई वैचारिक आधार नहीं है, जब कोई आइडियोलॉजिकल विजन नहीं है, तो आप रोज एक नई नौटंकी करेंगे, रोज नई गिमिक करेंगे, नई एंटिक करेंगे। राहुल गांधी रोज गाली देते हैं और मोदी तेरी कबर खुदेगी, प्राइम मिनिस्टर की माँ को गाली देते हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी अभी आपको एक और जन्म लेना पड़ेगा हमको हराने के लिए। अब जरा मुझे बताइए कि अरविंद केजरीवाल की और शरद पवार की, उद्धव ठाकरे की या इवन आज कांग्रेस की आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी क्या है? हम किस एक वर्ड से, किस विचार से इन पार्टियों की पहचान बनाएँ? बीजेपी की आइडेंटिटी बड़ी स्पष्ट है। वो पार्टी किन मूल्यों के लिए समर्पित है, किन किन मूल्यों के प्रति उसकी निष्ठा है, वो सत्ता में रहे चाहे ना रहे। उसका जो अपना जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट और कन्विक्शन है, वो वो सदैव एक समान रहता है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, अगर उनका बहुमत नहीं था अटल जी के समय, तो उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को हम नहीं उठाएँगे इस समय, जैसे आर्टिकल 370 को नहीं उठाएँगे और जब बहुमत आया तो वो आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया। तो जब आपके पास कोई विचार नहीं होगा, तब आप केवल गाली देंगे। कल शिवसेना उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना के 60 वर्ष मनाए और याद करिए जब बाला साहब ठाकरे जो एक कार्टूनिस्ट थे, जब उन्होंने पार्टी बनाई थी, तब वो एंटी तमिल पार्टी थी और उनका नारा था बजा पुंगी उठा लूँगी, यानी जो तमिलियन थे, लेबर थे, वो लुंगी पहनते थे और ये पार्टी केवल मराठी अस्मिता की बात करती थी और इसका कहना था कि बम्बई में मराठे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है और बाहर के लोग आ रहे हैं और वो धीरे-धीरे सारे जॉब्स पे कब्ज़ा कर रहे हैं। ये दबाव बनाया उसने कि मराठी लोगों को स्थानीय रोज़गार में प्राथमिकता दी जाए, ठीक है। और ये पार्टी जो है लफंगों की पार्टी थी। 90 में अयोध्या मूवमेंट जब शुरू हुआ तो उसको याद आ गया कि अब तो बढ़िया है भैया हिंदू बन जाओ, ये हिंदू हो गए। आप याद करिए 92 में जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, तब ये कितनी बड़ी-बड़ी बातें करते थे उद्धव ठाकरे ये बाला साहब ठाकरे कि हम तो हिंदू राष्ट्र हैं और अगर पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है बम्बई में, तो जाके इनके लोग पिच खोद आते थे और इन्होंने सब ड्रामे किए। और जब सत्ता का समय आया, तो उद्धव ठाकरे उनके सुपुत्र को, शिवसेना को शरीयत सेना बनाने में 1 सेकंड नहीं लगा। तो जब आपका जो वैचारिक आधार इतना उथला है, इतना खोखला है, तो मतदाता आपकी पार्टी को स्वीकार क्यों करे? आप बड़ी-बड़ी बातें करते थे हिंदुत्व की और कितने बड़े-बड़े नारे दिए इन्होंने फिर आप ज़रा याद करिए बाला साहब ठाकरे का दौर। 1992 में 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद दंगा हुआ था बम्बई में और 6 दिसंबर 92 से दंगा शुरू हुआ था शाम को और पूरे जनवरी तक चलता रहा। उस समय के ये कितने बड़े शेर थे हिंदुत्व के बाला साहब ठाकरे, कहाँ गया वो हिंदुत्व आपका? केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए और बाला साहब ठाकरे के क्या विचार थे कांग्रेस के बारे में? उद्धव ठाकरे को 2 सेकंड नहीं लगा जाके कांग्रेस की गोद में बैठने में। तो जब आपका जो आपकी आइडियोलॉजी है, व्हाटएवर इट इज़, अगर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कि जब चाहें आप उसको बदल लें अपनी सुविधा के अनुसार, अपने लाभ के अनुसार, तो वो अब चलने वाला नहीं है। और आप नरेंद्र मोदी की आलोचना में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इस सरकार ने जो कमिट किया था, जो प्रॉमिस किया था, उसको डिलीवर नहीं किया। उसमें चेंज नहीं आया। 2014 में म्यूचुअल फंड में एसेट अंडर मैनेजमेंट 14 लाख करोड़ था।
आज 90 लाख करोड़ पहुंच रहा है। ये जनता का पैसा है, ये अडानी अंबानी का पैसा नहीं है। अडानी अंबानी को पैसे को गाली बकने से देश में समृद्धि नहीं आएगी, नौकरी नहीं मिलेगी। इस देश में अगर एक अडानी है, इस देश को 10,000 अडानी चाहिए। हमें एंटरप्रेन्योर चाहिए, हमें वेल्थ क्रिएटर चाहिए, जो जो ज जिनमें एंटरप्रेन्योरशिप हो, जिनमें रिस्क लेने की क्षमता हो और जो निवेश कर सके। पैसा देने वाले बहुत हैं, बहुत लोग आपको लोन दे देंगे, कोई काम तो करे। ये रिस्क लिया अडानी ने, ये रिस्क लिया अंबानी ने, देश के ऐसे लाखों व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने ये रिस्क लिया, जिसके चलते आज देश जो है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की ओर पहुंच रहा है। आज हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो इंडिया के जीडीपी से ज्यादा है। ये केवल इन्हीं व्यापारियों के उद्यम और उनके परिश्रम का परिणाम है। ये किसी नेता की देन नहीं है। और इसमें मैं मोदी जी को भी शामिल करता हूँ। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इनको गाली देने की बजाय, जो स्टेट का काम है, स्टेट का रोल है एनेबलर का, सहायता देने का, कि आइए हम पॉलिसी मैकेनिज्म हम ऐसा बनाएंगे कि आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, विदेश का भी पैसा आए, एफडीआई भी आए और देश के निवेशकों का भी निवेश है। आज की लीड खबर देखी आपने अखबारों में, रिलायंस की जियो कम्युनिकेशन 37,500 करोड़ रुपए का आईपीओ ला रही है। ये इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस ये नरेंद्र मोदी की पिछली 12 साल की मेहनत का परिणाम है, जो आज जो है देश की जनता ये पैसा लगाने को तैयार बैठी है। तो कभी तो ठोस बात करिए। साल में 12 महीने केवल आपको बात करनी है नैरेटिव की। नैरेटिव माने झूठ। बस केवल हमको हमको बिठाओ, इनको हटाओ। अरे भाई, हमारी भी तो बात करो, हम जो आम नागरिक हैं। नरेंद्र मोदी को हटाओ, क्यों हटाओ भाई? आपको लाओ तो क्यों लाओ? ये भी तो बताओ। लेकिन ये नहीं बताएंगे। तो इसलिए अब जो है क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर जितनी भी हमने अभी चर्चा की है, और जितना कुछ अभी उनको लेकर के अभी प्रश्न अभी अगर शेष हैं, वो 2029 के लोकसभा चुनाव में इन सबका भी आपको उत्तर मिल जाएगा। और 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले 12 राज्यों में चुनाव होना है। और इन 12 राज्यों में इस समय 3 जगह कांग्रेस है, तेलंगाना में, कर्नाटक में और हिमाचल प्रदेश में। तो काफ़ी उत्तर आपको मिल जाएगा इन 12 राज्यों के विधानसभा चुनाव में। और जो शेष रह जाएगा, उसका उत्तर मिल जाएगा आपको 2029 अप्रैल-मई के लोकसभा चुनाव में। वीरेन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें, इससे हमारी रीच बढ़ जाती है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने मित्रों को, अगर ये चर्चा आपको अच्छी लगी है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी कर लें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।